अच्छा जी, चलो बेटे अभी हम स्टार्ट करते हैं 420625 अक्टूबर नवंबर 2025। आपका आपका ही वेरिएंट है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जी, द फर्स्ट क्वेश्चन राइट हियर इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपने स्केलर और वेक्टर्स के दरमियान डिफरेंस को स्टेट करना है। व्हाट डज इट मीन? स्टेट स्टैंड्स फॉर व्हाट, आपने उसको डिफरेंशिएट करके लिख देना है। नॉट दैट टाइप ऑफ सिचुएशन को स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच विल बी, हाँ नंबर उससे भी मिल सकता है, लेकिन जो बेहतर आंसर है जो एग्जामिनर को हिट कर सकता है कि आप उसका कंपैरिजन दो यहाँ पे। लाइक लेट्स राइट। अब डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, आप सबको पता है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच विल हैव मैग्नीट्यूड ओनली along with the SI unit without no direction, but vector quantities will be those quantities which will have magnitude, SI unit as well as direction. So what is the better answer for it to write? तो बेटा इसके दो आंसर्स हैं, दोनों लिख रहा हूँ ताकि आपको जो बेहतर लगे, जो इजी लगे, यू कैन राइट दैट आंसर। अच्छा जी, स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज हैज़ magnitude only. Okay, that can get you 1 mark, but इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज कि आप सर आंसर क्वेश्चन के अंदर तो लिखा हुआ है स्केलर एंड वेक्टर्स के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है, तो आप जस्ट स्केलर को डिफाइन कर रहे हो, बट यू कैन just write here, you can continue your answer like this: scalar quantities are those quantities which has magnitude only, and vector quantities has, या vectors has magnitude and direction. Okay, and direction. ओके बच्चों, तो दैट्स अ कंप्लीट आंसर। इट्स अ कंप्लीट आंसर, आई एम जस्ट टेलिंग यू। आप जस्ट एक के बारे में भी लिख सकते हो, बट द बेटर आंसर इज कि कंप्लीटली डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना कि स्केलर क्वांटिटीज ये होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज ये होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट हियर कि इन द गिवन लिस्ट draw a line under each of the quantities that is a scalar quantity. You need to define that from these 4 and 6 quantities आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच वन क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज एंड विच वन क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो बेटा सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था। तो that is purely a vector quantity. Mass is purely a scalar quantity. This one is momentum is what? It's a vector quantity. Electric field strength, जी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? हमेशा डायरेक्टेड होती है from somewhere to somewhere, so it's a vector quantity. Now energy is a scalar quantity, and temperature is also a scalar quantity. So which ones are scalar quantities? तो scalars के नीचे मैं रहने दूंगा एरोज, बाकी सबको रेज कर दूंगा। ओके अच्छा जी, दैट्स अ कंप्लीट आंसर। तो ये भी रह गया। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन, a tennis player throws a tennis ball into the air. All right, the mass of the tennis ball is this one. बेटे जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जब कभी यू विल फेस अ क्वेश्चन ऑफ यू कैन से numerical sort of situation, then must write its raw data or underline its raw data. Writing के लिए I'll say that कि आपका जो क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा इशू आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में इशू नहीं आ जाएगा, काइंड ऑफ थिंक इट विल टेक मोर टाइम। क्वेश्चन के अंदर आपका एक एक सेकंड कीमती है, तो हाउ टू अवॉइड दैट सिचुएशन, मैंने इसको अंडरलाइन किया, और केजी है तो दैट्स द मैथ, इसके ऊपर मैंने स्मॉल एम लिख दिया। The tennis ball leaves the tennis player's hand and reaches the maximum height. This one is the height which is given to you, or distance given to you above the point of release, and show the initial velocity of the tennis is 9.9 meter per second upward. But you are having 10 seconds to think about it, and just सोचें इसके बारे में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर वाचिंग इट ऑनलाइन देन आप बेटे इसको स्टॉप कर सकते हो। जी बच्चों, let me clear this situation as well. You are at a sea level or a ground level and you are having a ball and you will throw it in upward direction. Okay, तो mass and height तो आपको दे दी गई है यहाँ पे। तो इसमें initial velocity को, मतलब the if this one is a specific height, this one is a specific height which this ball gonna achieve. तो what is your opinion about its velocity, या how to calculate its initial velocity?
चलें ठीक है, डन, लेट्स स्टार्ट। अच्छा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हो ना, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम। टोटल एनर्जी ऑफ द systems will remain same. We got two types of energies. What are those two types of energies, बच्चों? First one is kinetic energy and second one is potential energy or gravitational potential energy. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स फार्मूला इज हाफ एम वी स्क्वेयर. सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू गेन ऑफ सम हाइट, एनर्जी ड्यू टू गेन ऑफ सम हाइट. लेकिन जब आपने ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो बेटा आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉल है आपके हाथ में, आप उसको अपवर्ड थ्रो करते हो, तो ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड क्या होती है? आप अभी अपने हाथ में जो पेन है जिससे आप लिख रहे हो उसको अपवर्ड थ्रो करो, तो वो ऊपर जाते जाते आस्ता 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 स्लो डाउन होता जा रहा है और एक पॉइंट पे रुक के वापस आने की जर्नी, अपवर्ड गया, यहाँ पे वापस आने की जर्नी उसने ले ली, मतलब ऊपर जाके यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी? है इट विल बिकम ज़ीरो, स्पीड ज़ीरो होगी और रुक के वापस आ जाएगा। यहाँ से आपने थ्रो किया, तो एग्जामिनर जस्ट आस्किंग यू टू प्रूव दैट और शो दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 9.9 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, कि आपने अपने बॉल को 9.9 से अपवर्ड थ्रो किया था, मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड थ्रो किया था। तो बेटा एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड. जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो आपकी स्पीड स्लो हो रही थी ना? व्हाट आई हैव टोल्ड, जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो आपकी स्पीड स्लो हो रही थी ना, मतलब वेलोसिटी या स्पीड कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कम हो रही है. बट ऊपर थ्रो करते हुए मेरा बेटा योर हाइट इज इंक्रीजिंग, योर हाइट इज इंक्रीजिंग. तो व्हाट डज इट मीन्स? अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन, जितने हाइट पे जाते जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है. सो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? तो बेटे दैट्स एन इंपॉर्टेंट रिलेशन. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कि जितना लॉस काइनेटिक एनर्जी का होगा मेरा बेटा उतना ही गेन पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा. ओके, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. सर इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? इट्स अ वेरी सिंपल सिचुएशन. काइनेटिक एनर्जी, बेटे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? अगेन एम जी एच. जस्ट डू दिस डिवीजन. क्या है जी? mass and mass cancel. Now again simplify the object, simplify this following relation simply. Though it's this 2 is being divided on this side, it will be multiplied on the other side. So what will you get right here? V square equals to 2gh. अच्छा जी, अब बच्चों हमें स्पीड चाहिए या वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए. सो व्हाट यू विल बी डूइंग राइट हियर? जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, स्क्वायर रूट 2gh. ओके बच्चों, अब use the values right here. V equals to 2 times g. What is the value of g? 9.8. 9.8. And what is the value of h right here? Height is what? 5 meter. Just take the square root of the following situation and you will get 9.9 meter per second. Just use it in your calculator. Put these values into your calculator and get your answer. Okay बच्चों, so that's how it will be working. Complete proof है आपका. Beta, the next part of the question is calculate the momentum. Calculate the momentum of the tennis ball as it leaves the tennis plate. It's a very simple question. What is the formula for momentum? कुछ बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर लेते होते हैं. इट्स ऑल राइट बेटे, फार्मूला लाजमी लिखे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको प्रॉपरली आता है. इट्स नॉट अ यू कैन से वो डायरेक्टली सिचुएशंस नहीं है. स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करना है मोमेंटम को एंड मास इनटू वेलोसिटी. बेटे व्हाट इज द मास राइट हियर? 5.8 into 10 is power minus 2. 5.8 into 10 raised power minus 2 times what is the velocity right here? Velocity की वैल्यू अभी बेटे आपने प्रूव की है 9.9. Is that so? Yes, 9.9. Just multiply it and get your answer. अगर आप डायरेक्टली P इक्वल्स टू एम वी के बजाय ये भी लिख सकते, ये पॉइंट भी लिख सकते हो कैलकुलेशन वाला, तब भी आपको 1 mark will be given to you.
but 1 mark will be given to you by writing accurate answer with accurate unit. But if you are not writing the accurate but if you are writing the accurate answer but not accurate unit, then क्या होगा? तो बेटा आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा, और हाफ कहीं और से भी डिडक्ट हो सकता है, और एट द एंड ऑफ द डे आपका 1 मार्क चला जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि आपने प्रॉपर आंसर विद एक्यूरेट यूनिट लिखना है जी। हु इज़ कैलकुलेटिंग, प्लीज़ जस्ट टेल मी। जी बेटा। जी उमर, एक सेकेंड। अच्छा जी बच्चों, योर आंसर इज़ 0.5742 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसमें बेटे आंसर लिखना कितना होता है? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मेरे 2 डेसिमल प्लेसेस किधर हैं, कितने हैं, कहाँ हैं, उसको कैसे रिकग्नाइज करूँगा? तो इसको अगर इफ आई बी जस्ट कन्वर्टिंग इनटू वेरी इजी वर्डिंग ना, तो पॉइंट के बाद आई शुड हैव टू वर्ड्स, 2 वैल्यूज होनी चाहिए मेरे पास। उससे ज़्यादा जितना आगे आंसर आ रहा है तो उसको आपने इग्नोर कर देना। इफ़ यू विल हैव द लार्जर वैल्यू राइट हियर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 6 7 8 9 है, तो आप फिर एक वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दोगे। अगर कम है तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। ओके मेरा बेटा, सो व्हाट इज़ योर परफेक्ट आंसर राइट हियर? 0.57 g मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट्स हाउ यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। 0.5742 लिख दे। अच्छा बेटा, इस पे भी होता है। तो ये बेटे एग्जामिनर ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि योर आंसर शुड बी, आपकी मार्किंग स्कीम में जो आंसर आ रहा है वो पुत्र फुल नहीं आ रहा, वो भी 0.57, 2 डेसिमल प्लेसेस और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी अगले 1 2 क्वेश्चंस आप देखेंगे जिनके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि यार ये देखें, ये आंसर ऐसे आया है, ये आंसर ऐसे डिफर कर रहा है आपके साथ, आपकी वैल्यूज़ के साथ। तो आपको ये चीज़ें अडॉप्ट करनी है। क्या अडॉप्ट करनी है? योर आंसर शुड बी 2 significant figures are 2 decimal places, 2 DPs। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2 decimal places। तो बेटे प्लीज़ अडॉप्ट इट, प्लीज़ अडॉप्ट इट। जब एक कोई समझा रहा है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, कोशिश करें कि इसको फॉलो करें। अच्छा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। माज बेटे ये आपसे भी रिलेटेड है। A truck moves with a constant acceleration। constant acceleration है, all right, मतलब आपकी speed uniformly increase कर रही है, all right। The speed of the truck increases from 13 meter per second to 22 meter per second। What does it means बच्चों? कि आपकी speed of the truck is increasing from some initial value to some final value। तो this 13 is your initial value, और initial value को u से लिखते हैं, and this 22 is the फाइनल वैल्यू, इसको बेटे v से लिखते हैं, दैट इज योर v। ऑलराइट, द टाइम टेकन इज 4.5 सेकेंड। दिस वन इज द टाइम। द mass of the truck is 3700 kg that I have represented it with m। calculate, find out the value of resultant force acting on the truck। तो पुत्र आपने इसके रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, आप रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बेटे यहाँ पे 2 मेथड्स हो सकते हैं। एक तो डायरेक्टली एफ इक्वल्स टू एम ए लगा लो, ओके, और एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग कैलकुलेट करके उसको एफ के अंदर पुट करके एफ इक्वल्स टू एम टाइम्स दैट एक्सेलरेशन एंड दैट विल गेट यू द रिजल्टेंट फोर्स। अब ये तो एक प्रॉपर मेथड हो गया, लेकिन एक और मेथड जो मतलब इनडायरेक्टली इसमें भी वही रिलेशन बन जाता है। सो फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम? एफ इक्वल्स टू एम टाइम्स वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ये भी लिख सकते हो, और डायरेक्टली मतलब पहले आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दोनों रिलेशंस लिखे जा सकते हैं इसके अंदर, दे आर वैलिड राइट हियर। अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन की मतलब सब वैल्यूज़ यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दें। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, m, व्हाट इज़ द mass वैल्यू ऑफ द mass राइट हियर? 3700। व्हाट इज़ द वेलोसिटीज वैल्यू बच्चों? 22। व्हाट इज़ द initial values? 13। and what is the time right here? 4.5। put these values into your calculators and get your answer बच्चों। अच्छा जी, and the complete answer is force है, the unit of force will be in Newton। okay बच्चों, so after calculating your answer will be 7400 Newton। please cross check it once as once आप अपनी तसल्ली के लिए भी। I have labeled 2 other methods as well according to your questions बच्चों। तो ये तीनों हम वैलिड हैं, तीनों ही से आंसर आपका सेम आएगा, सो डोंट यू वरी अबाउट इट।
अच्छा जी, द नेक्स्ट वन। द इंजन ऑफ अ ट्रक प्रोवाइड्स फॉरवर्ड फोर्स ऑन अ ट्रक, स्टेट टू forces acting on a truck in opposite direction to the forward force. तो मेरा बेटा सिंपली इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इफ देर इज अ ट्रक, अ बॉक्स विच इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ट्रक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स इसको आगे लेके जा रही है, बट ही इज आस्किंग दैट कि व्हाट आर टू एक्सपेक्टेड फोर्सेज विच आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन राइट हेयर। तो बच्चों कौन सी वो दो फोर्सेज हो सकती हैं? सबसे पहले फर्स्ट फोर्स विल बी योर एयर रेजिस्टेंस, okay, or you can call it drag force, which will be just try to just oppose the motion, decrease करने की कोशिश करेगी। एंड सेकंड वन इज योर, क्या हो सकती है बच्चों? द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड। ओके, टायर्स एंड रोड। तो ये दो फोर्सेस होंगी जो रिस्पॉन्सिबल होंगी आपकी गाड़ी को स्लोज डाउन करने के लिए, आपकी गाड़ी की मोशन को, फॉरवर्ड फोर्सेस को अपोज करने के लिए। ओके बच्चों, द नेक्स्ट वन। अच्छा जी, अब बेटा दिस वन बिलोंग्स टू योर सर्कुलर मोशन, दिस वन क्वेश्चन प्रिसाइजली। Figure 2.1 shows a car as it travels across a circular racing track. बेटे ये कार है, it gonna move in a circular racing track. Okay? अब क्वेश्चन क्या है? कार मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो बेटे कार की कांस्टेंट स्पीड जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है आपके ऑब्जेक्ट को, आपकी कार को सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाने के लिए। ठीक है मेरा बेटा, अब क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ कार। तो बेटे लेट मी क्लियर दिस सिचुएशन। इसके अंदर जो आपका सर्कुलर मोशन होता है ना, इसके अंदर तीन डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, थ्री क्वांटिटीज या थ्री डायरेक्शंस आर इन्वॉल्व ऑल द टाइम्स। तीन डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, कैसे होगी? बेटे वेलोसिटी विल ऑलवेज बी टेंजेंट टू दैट पॉइंट, टेंजेंट टू दैट पॉइंट। ये पॉइंट है, उस पॉइंट के अक्रॉस एग्जैक्टली वर्टिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन, एग्जैक्टली उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल इफ योर कार विल बी रीच्ड राइट हेयर, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। अगर आपकी कार इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है तो बेटा इट विल ऑलवेज बी स्ट्रेटली फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके मेरा बेटा, अब नेक्स्ट बेटा दो क्वांटिटीज़ हैं जो एक ही गो में आती हैं, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। बेटा जो एक्सेलरेशन एंड फोर्स है, बोथ विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, बोथ विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स व्हाट? सेंटर ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जांपल आई हैव मार्क्ड अ सेंटर राइट हियर एंड यू नीड टू ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके बच्चों, आपने, अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से प्रॉपरली एक क्रॉस इधर ड्रॉ कर लेना है और दूसरा क्रॉस इधर ड्रॉ कर लेना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वेयर इज द सेंटर राइट हियर, या विच लाइन नीड्स टू बी जस्ट रिप्लेस्ड लाइक दिस। ओके, तो ये असल में एक ब्लैंक स्पेस थी ना, तो ब्लैंक स्पेस के अंदर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हो। अच्छा, अब acceleration and force both will be directed towards what? सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ डायरेक्टेड होती हैं हमेशा। और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बेटे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए कहा जाता है कि ये ऑलवेज टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच होती हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में कितने एंगल पे होती हैं हमेशा? दे विल ऑलवेज बी एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके बच्चों, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आप सबको होनी चाहिए। और सर्कुलर मोशन को सस्टेन करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका कांस्टेंट स्पीड है। ओके मेरा बेटा, कांस्टेंट स्पीड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन दिस फोर्स विच इज जस्ट ट्राइंग टू सस्टेन योर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। जस्ट वन मार्क क्वेश्चन। अच्छा जी, द नेक्स्ट पार्ट। अ डिफरेंट कार ट्रेवल्स अराउंड द सेम ट्रैक and slides off the track at the point P. All right, डिफरेंट कार P पॉइंट पे स्लाइड कर जाती है बच्चों, तो उसकी स्लाइडिंग की रीज़न क्या हो सकती है? व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस राइट हेयर? आप उसकी रीजंस के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या हो सकती हैं? अच्छा जी, सबसे पहली रीज़न तो मैंने आपको अभी अभी बताया बच्चों के, व्हाट इज़ द थिंग विच मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन योर सर्कुलर पाथ? कांस्टेंट स्पीड। तो बेटे सबसे पहला पॉइंट तो आपने यहाँ से ही पिक कर लिया कि सर इफ़ द स्पीड इज़ हायर स्पीड। ओके, पहला पॉइंट तो आपका हायर स्पीड हो गया। अब सेकंड क्या हो सकता है बच्चों?
अगर आपका ऑब्जेक्ट हैवियर है, लार्जर मैस ऑब्जेक्ट है, तो बेटे उसकी सर्कुलर मूवमेंट को मेंटेन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। मतलब लार्जर मैस आर वेट कर सकते हो आप। चलें एक और एक्स्ट्रा फैक्टर लिख लेते हैं एज एन इंफॉर्मेशन। बेटे अगर व्हाट इफ जो गाड़ी की टायर्स हैं उनमें और रोड में फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाए, कोई इतनी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, या चले कोई और फैक्टर्स की वजह से, वेट रोड की वजह से, स्लिपरी रोड की वजह से, नॉट इनफ फ्रिक्शन विल बी प्रोवाइडेड, या आप कह लें कि लेस फ्रिक्शन विल बी देयर, लेस फ्रिक्शन। ठीक है। आर चले मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ जो मेरे माइंड में चल रही थी बात, नॉट इनफ फ्रिक्शन। ओके, इफ इट्स नॉट प्रेजेंट देन it won't be a circular path as well. Okay बच्चों। अच्छा जी, the next one. Beta, the next question right here is question number 3. Figure 3.1 shows a black solar panel installed on the roof of a house a- and a large rechargeable battery. Okay, इसको रीड करके आपके माइंड में दो तीन क्वेश्चन आ जाने चाहिए कि एक तो ब्लैक सोलर पैनल हैं वो कम ही यूज़ होते हैं, ब्लू ज़्यादा हमें नज़र आते हैं रूफ एक्सेट्रा पे, और लार्ज रिचार्जेबल बैटरी मतलब ज़्यादा बड़ी बैटरी है तो ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, और ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा तो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करेगा। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन। अच्छा जी, अब द सोलर पैनल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव्स द मैक्सिमम पावर ऑफ 3.5 किलोवाट। सर ने बताया था कि प्रीफिक्सेस के साथ वैल्यू को मेंटेन नहीं करना होता, तो पावर की वैल्यू क्या है मेरा बेटा यहाँ पे, जो मैक्सिमम आउटपुट पावर, पी आउटपुट, चलिए मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ, पी आउटपुट, पी आउटपुट कितनी है बच्चों, 3.5 किलोवाट। तो किलो इज अ प्रीफिक्स, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, किलो क्या होता है बच्चों, किलो 10 raised power 3 मतलब 1000, तो इट विल बी व्हाट, 3500 watt, 3500 watt will be your output power right here. The efficiency of the solar panel is 16%. Okay, एक second बच्चों, the efficiency is 16%. State and explain one advantage of using black solar panel. बेटे एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जितनी एनर्जी पड़ रही है ना, वो उसका 16% इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, रेस्ट इज बीइंग वेस्टेड। ओके, लेकिन अभी वो क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्लैक सोलर पैनल। तो बेटे थर्मल के अंदर हमने बड़ी डिटेल्स में इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ब्लैक कलर्स आर व्हाट, they are good absorbers of heat, good emitter of heat, and are poor reflector of heat or light energy etc. Okay, so अगर तो अच्छे एब्जॉर्बर हैं तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ही बूस्ट अप करेंगे टू मूव अक्रॉस द सर्किट। तो सर्किट के अक्रॉस मूव करने का रिजल्ट क्या निकलता है बच्चों, वही सर्किट आपकी बैटरीज के साथ कनेक्टेड होता है, वायर सम इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी के ऊपर स्टोर कर देते हैं, या डीसी कन्वर्जन में ही, डीसी की फॉर्म में ही बैटरी के ऊपर स्टोर कर देते हैं। अच्छा जी, अब तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा कि एडवांटेज क्या होगा इसका। तो बेटे पहले ये क्वेश्चन के अंदर दो टर्म्स लिखी हुई हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि एडवांटेज होगा क्या, कि ब्लैक कलर की रीज़न क्या है और वो कैसे वर्क करता है, ये दोनों चीज़ें आपने पैरेलल में एक्सप्लेन करनी है। नाउ सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, द फर्स्ट थिंग विच आई हैव मेंशनड अर्लियर एज वेल, कि ब्लैक कलर इज अ, या ब्लैक इज अ गुड or better, both words can be used right here, absorber of heat, absorber of heat। पुत्र इसमें आप पुअर रिफ्लेक्टर का वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट चले मैं भी कर देता हूँ, पुअर रिफ्लेक्टर। सर जी बेटा, जी उमर। वो वली कह रहा है उसको ज्वाइन करने दें। ओके, लेट मी चेक। सो it is a poor reflector, so what will be the next situation। तो इसकी आपने क्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन में मेरा बेटा क्या आ जाएगा, तो what we will say that it will generate the more electricity or something, it will generate, so it will generate more electricity। ओके, अगर
ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो बच्चों आपका सोलर पैनल इज़ बीइंग मोर एफिशिएंट। तो एज अ एडिशनल पॉइंट यू कैन जस्ट एड दिस पॉइंट एज वेल, which makes solar panel more efficient, makes solar panel more efficient. तो वली आगे कह रहे इसको अंदर आने दे 15 मिनट से। Okay, the next question right here is the power received by the solar panel from the sun is। अच्छा बच्चों, इसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स मल्टीपल मेथड्स यूज़ करते हैं इसको सॉर्ट आउट करने के। जैसे उमर ने भी ग्रुप में भेजा हुआ है कि एक्स लेट करके और समथिंग, तो आंसर उमर आपका भी बच्चे ठीक है, लेकिन प्रॉपर जो इसका फार्मूला एक्सेट्रा है लाइक आई एम यूजिंग राइट हेयर, तो हम एफिशिएंसी का फार्मूला लगा लेंगे। एफिशिएंसी इक्वल्स टू, एक मिनट, एफिशिएंसी इक्वल्स टू, सॉरी, efficiency equals to, what is the formula for efficiency बच्चों? Useful output divided by total input। total input पावर है, एनर्जी है और समथिंग लाइक दैट, आपने वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेनी है टाइम्स 100। 100 यूज़ करने की रीज़न क्या बच्चों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो एफिशिएंसी है दैट इज़ गिवन टू यू इन 16%, परसेंट में गिवन है। देन व्हाट यू नीड टू डू इज़, तो अब क्वेश्चन क्या है, आई एम जस्ट री रीडिंग द क्वेश्चन। कैलकुलेट द पावर रिसीव्ड। रिसीव्ड स्टैंड्स फॉर व्हाट? एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट इनपुट, ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इनपुट, इनपुट पावर की बात कर रहा है। तो व्हाट डू यू नीड राइट हेयर, आपका जो इनपुट है ये तो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। सो व्हाट आई विल गेट, इनपुट, उसको मैं अभी ज़रा शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, इनपुट इक्वल्स टू यूजफुल आउटपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ई डबल एफ, टाइम्स 100। ऑल राइट, अब जस्ट यूज़ द वैल्यूज़ राइट हेयर। अब बेटे आउटपुट की वैल्यू कितनी थी आपके पास? इट वाज 3500, सॉरी यार ये, चलो, इट वाज व्हाट? 3500। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इनपुट? नहीं, हमारे पास तो एफिशिएंसी है डिनोमिनेटर में, तो बेटा व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी? 16% टाइम्स 100, तो व्हाट विल यू गेट? जी उमर, आप वाला ही आंसर है बेटे। 30, ये आपका क्या आ जाएगा? 350,000 डिवाइडेड बाई 16, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 54। इनपुट इक्वल्स टू 21875 वॉट। लेकिन इसमें तो देर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम क्या करेंगे? हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस और 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले रूल में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट, हाउ, या व्हाट आई कैन राइट फॉर इट बेटा, इट विल बी 21। 21 आपका फर्स्ट 2 फिगर्स आ रहे हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, रिलायबल, मोस्ट रिलायबल फिगर्स। अब जो नेक्स्ट 3 वर्ड्स हैं, नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं, दे आर ग्रेटर देन 50% ऑफ द वैल्यू। मतलब 1000 अगर आप इमेजिन करें तो 875 इज़ ग्रेटर देन 500 एट लीस्ट। सो व्हाट विल यू गेट, या अगर आप सिर्फ 8 की ही बात कर लेते हो तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, देन व्हाट यू विल डू इज़, आप इस 21 को किस में कन्वर्ट कर देते हो? 22 में। सो व्हाट विल बी योर आंसर? 22,000 सर watt, or you can write it 20 किलोवाट। स्मॉल के लिखना है, कैपिटल के नहीं लिखना बच्चों। जी, सर जी बेटा। ये एग्जैक्ट वैल्यू लिख लें तो फिर कोई मसला तो नहीं है ना वैसे? बेटे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी यही डिस्कशन की है कि हमारा जो मोटिव होना चाहिए दैट शुड बी 2 डेसिमल प्लेसेस और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एज फार एज योर मार्किंग स्कीम इज़ कंसर्न, मार्किंग स्कीम में 21875 नहीं है जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें वही तो मार्क्स नहीं देगा? बेटा, आई कांट से एनीथिंग, नहीं देगा, देने नहीं चाहिए। जब आपको, क्योंकि फिर जब फिर आपको गलत ना हुआ, फिर हमारी बेटे क्लियर, कैलकुलेशंस इसमें आ रही हैं। क्लियर कट वो प्रिसाइज वैल्यू है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कट पहले भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि व्हाट यू नीड टू फॉलो, 2 डेसिमल प्लेसेस और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आपको एग्जामिनर खुद बता रहा है कि योर आंसर शुड बी इन 2 डेसिमल प्लेसेस और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपको, you should listen to him or her. Okay, so this one is a better answer. Okay,
वो प्रिसाइज आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, जो होता है, जो है एग्जैक्टली एक्चुअल में है. इज दैट ओके? अच्छा जी, द नेक्स्ट वन. The solar panels produces direct current. DC current will be generated right here. It's generating direct current. Okay, direct current like DC current is being made right here. And household appliances use alternating current. Okay, so this one is the representation of AC, bacho, like this. What is the main difference between AC and DC? With alternating current and direct current में what is the main or key difference right here? तो मैंने आपको जैसे ड्रॉ करके भी दे दिया है कि जो AC करंट होगा बेटा, दैट इज सॉरी, इट वाज अच्छा, जो अल्टरनेटिंग करंट है, दैट इज डूइंग व्हाट, दैट इज रिवर्सिंग इट्स ऑन डायरेक्शन. आफ्टर हाफ साइकिल आपका 180 डिग्री के बाद इट विल बी रिवर्सिंग इट्स पोलैरिटी चेंज कर रहा है. सो व्हाट विल बी योर गुड आंसर? एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस करंट डायरेक्शन, रिवर्सेस करंट डायरेक्शन. एंड जो आपकी डायरेक्ट करंट होती है, एंड डायरेक्ट करंट इज अ and DC is a single directional current. Single directional, sorry, current. Okay, बच्चों. Now, what is the advantage of storing energy in a large rechargeable battery? अच्छा बेटा, प्रीवियसली क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने आपको ये बताया था कि ये रिचार्जेबल है, मतलब कोई थोड़ा सा ना कुछ मीनिंगफुल वर्ड है. तो लार्जर रिचार्जेबल बैटरी का पर्पस क्या होगा या क्या होना चाहिए? बेटे ऑब्वियसली बैटरी हम क्यों यूज़ करते हैं? टू स्टोर द चार्ज. और चार्जेस को हम स्टोर क्यों करते हैं? फॉर लेटर यूज़. To use when there is a you can say solar energy nahi hogi, when there will be no sunshine, yes, no sunlight, or when it will be dark या night time, night duration आप वो भी कर सकते हो आप. और if it's a cloudy weather में भी sun rays properly नहीं work करती, it will not be right completely, it will be not right there. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बेहतर आंसर इसके लिए लिखना चाहिए? For what is your better answer for it is to use it when there is night timing or cloudy weather or no sun. To use it when there is no sunlight or night time लिख लें, night time. Or another option for it is, which you can write, is cloudy weather. ठीक है, वही उसमें नो सनलाइट भी आ सकता है, लेकिन प्रिसाइजली रेनी वेदर और समथिंग कैन गेट यू द मार्क राइट हियर. ठीक है बच्चों. और इसका एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया. बेटा आप बैटरी यूज क्यों करते हो? उमर, बैटरी क्यों यूज करते हो बेटा? और वो भी रिचार्जेबल बैटरी, जिसको आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हो. आपके सेल फोन के अंदर जो बैटरी है वो क्यों है? ताकि आप उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सको, आप उसको वायर्स के साथ ना हर टाइम कनेक्ट रखो. तो सेम इज़ द केस राइट हियर. जब सनलाइट नहीं होती तो हम सोलर प्लेट्स को तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब सनलाइट नहीं है तो सनलाइट ने डे टाइम में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, आप उसको शाम टाइम में यूज़ कर सकते हो नहीं, या नहीं यूज़ कर सकते. तो बेटे दैट्स हाउ इट विल बी वर्किंग. क्लाउडी वेदर, आपका बारिश हो रही है, शदीद तेज़ बारिश हो रही है, सन रेज प्रॉपरली एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं आपकी सोलर प्लेट्स को, तो फिर क्या करेंगे? तो जो बैटरी चार्ज है आपकी, एक छोटी सी एग्जांपल यूपीएस की भी आप ले सकते हो कि यूपीएस ने जो चार्ज कर रखी है बैटरी, तो वो एनर्जी जो स्टोर हुई हुई है हम उसको यूज़ करते हैं ना. तो यही इसकी बेटे मेन रीज़न होती है. अच्छा जी. नाउ द नेक्स्ट वन. कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लोज इन द बैटरी. मतलब आपने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. यू नीड टू कैलकुलेट क्यू. ऑलराइट. व्हेन देयर इज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर, विच मीन्स आई की वैल्यू आपको गिवन है, एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन टू यू. द टाइम इज 2 hours. ओके. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप
आपने क्या क्या फाइंड, चलें इसकी मैं शॉर्ट सा छोटी स्टेटमेंट है तो मैं इसको लिख लेता हूँ. I इक्वल्स टू 4 एम्पेयर एंड टाइम इक्वल्स टू 2 आवर्स. सर ने बताया था कि यू नीड टू यूज MKS सिस्टम. MKS. M stands for what? Meter. K stands for what? Kilograms. And S stands for what? Seconds. अब यहाँ पे जो टाइम है दैट इज गिवन टू यू इन द आवर्स. आवर्स में गिवन है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 2 आवर्स, एक आवर में बच्चों कितने मिनट्स होते हैं? 60. और एक आवर के अंदर 60 मिनट, और एक मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स. सो व्हाट विल यू गेट राइट हियर? 6 6 आर 36, 36 2 आर 72, 7200 seconds. Okay, so time is what? 7200 seconds. अच्छा जी, so what is the formula for it which you need to use? I equals to Q by T. A very simple formula बच्चों. करंट का फार्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अच्छा जी, व्हाट यू नीड टू डू इज Q फाइंड करना, तो Q इक्वल्स टू I टाइम्स T. अच्छा जी, व्हाट इज I? करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे? सिंपली 4 टाइम्स T. टाइम कितना है बच्चों? 7200 सेकेंड्स. अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है आपके पास, व्हाट इज दैट आंसर? योर आंसर इज 288, सॉरी 28800 कूलम. अब यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर एज वेल, बट यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन हुई है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिनेरियो, आपने इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, या व्हाट शुड बी योर आंसर राइट हेयर. तो आंसर शुड बी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 2 sig तक होना चाहिए. यहाँ पे देखें बेटे, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं. सो व्हाट इज़ द बेटर आंसर फॉर इट? हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को फर्स्टली प्रेफर करते हैं, 28, एंड जो लास्ट आपका 8 आ रहा है दैट विल बी कन्वर्टेड, दैट विल बी बाउंस्ड बैक वाली सिचुएशन. आप इसको 29 में कन्वर्ट कर लोगे. ग्रेटर देन 5 है ना, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? 29000 कूलम. ओके बच्चों.